नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिव गंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा पे मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपके सामने 11वीं क्लास के हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो बच्चों, मैं विश्व इतिहास का परिचय क्या है इसके बारे में आपको बताऊँगी। आप इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उससे आप नोट आउट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे याद रहे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं पॉइंट आउट बताऊंगी ये आपको एग्जामिनेशन में पूछते ही रहते हैं। इसलिए अपनी कॉपी पेन को खोल लीजिए और गौर से सुनिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के उद्भव के साथ ही विश्व इतिहास का आरंभ हुआ था। एडवर्ड लुईस महोदय ने 1934 ईस्वी में भारत की शिवालिक पहाड़ से रामापिथिकस के जीवाश्म को खोजा था। लाते महोदय ने दक्षिण फ्रांस से 1856 ईस्वी में ड्रायोपिथिकस के जीवाश्म निकाले थे। अब बच्चों, इसी में आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला तो था कि एडवर्ड लुईस महोदय ने किसके जीवाश्म को खोजा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रामापिथिकस के जीवाश्म को खोजा था। दूसरे रूप में भी आ सकता है, रामापिथिकस के जीवाश्म को किसने और कहाँ से या कब खोजा था, तो आप क्या लिखेंगे, एडवर्ड लुईस महोदय ने 1934 ईस्वी में कहाँ से खोजा था, शिवालिक पहाड़ियों से खोजा था। आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में हो जाता है। दूसरा है, लाते महोदय ने डायोपिथिकस के जीवाश्म कब प्राप्त किए थे, तो आप क्या लिखेंगे, 1856 ईस्वी में। हो सकता है इसको ऐसे पूछ दे, लाते महोदय ने दक्षिण फ्रांस से 1856 ईस्वी में किसके जीवाश्म प्राप्त किए थे, तो आप क्या लिखेंगे, डायोपिथिकस के जीवाश्म प्राप्त किए थे। इसमें भी 3 प्रश्न बन सकता है, इसलिए चूंकि ये ऑब्जेक्टिव ये जो है हमेशा पूछता ही रहता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप इसे नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो डायोपिथिकस को ओरांग उटान गोलेलिया एवं चिंपैंजी का जो है बच्चों पूर्वज माना गया है। अब उस प्राक मनुष्यभाम की खोज प्रारंभ हुई जो मानव का निकटतम पूर्वज था। अब मतलब उसकी खोज शुरू हो गई जो मानव का निकटतम पूर्वज था। इस क्रम में ऑस्ट्रेलोथिपिकस अफ्रीकेनस जावा मानव एवं पिंकिंग मानव की भी खोज हुई थी। ये 2 पैरों पर खड़े होने वाले पहले जानवर थे। 1856 ईस्वी में जॉन कार्ल फ्लुराट महोदय ने पश्चिम जर्मनी की निएंडरथल घाटी से निएंडरथल मानव के जीवाश्म खोज निकाले थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निएंडरथल मानव के जीवाश्म किसने निकाले थे और कब निकाले थे, तो 1856 ईस्वी में निकाले थे। किसने निकाले थे, जॉन कार्ल फ्लुराट महोदय ने निकाले थे। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। सर्वप्रथम इसी ने जो है आग का भी प्रयोग किया था। इसे ही विश्व इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव भी कहा गया है। लुई लाते महोदय ने 1868 ईस्वी में दक्षिण फ्रांस की क्रोमेगेक गुफा से क्रोमेगनन मतलब आधुनिक मानव की खोज की थी। 35,000 ईस्वी पूर्व इसने यूरोप में प्रवेश कर निएंडरथल मानव का स्थान ग्रहण किया। इन सभी मानवों का जो है आजीविका का प्रमुख साधन बच्चों क्या था, आखेट में शिकार और खाद्य संग्रह था। खानों को इकट्ठा करना और शिकार करना जो है इसके आजीविका का जो है मुख्य साधन था। नवपाषाण काल में मानव ने आखेट से कृषि की ओर पदार्पण कर विश्व इतिहास की प्रथम महानतम क्रांति संपन्न की थी। ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि किस काल में मानव ने आखेट से कृषि की ओर पदार्पण किया, मतलब कृषि की ओर बढ़े, कृषि करके वे अपना जीवन यापन के लिए खोजने लगे, तो हम क्या लिखेंगे, नवपाषाण काल लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट्स कर ही लीजिए कि नवपाषाण काल में ही मानव ने आखेट से कृषि की ओर पदार्पण किया, मतलब आखेट से कृषि की ओर बढ़े और विश्व इतिहास की प्रथम महानतम क्रांति जो है उस साल ही संपन्न हुई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। मानव के उद्भव के पश्चात जो है विश्व इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं का उद्भव हुआ। विभिन्न सभ्यताओं विभिन्न नदियों के किनारे विकसित हुई थी। विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताएं निम्नानुसार विकसित हुई। पहला था दजला एवं फरात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब पूछता है कि पहला था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच में विकसित हुई, तो आप क्या लिखेंगे, दजला एवं फरात नदियों के बीच में ये सभ्यता जो है विकसित हुई थी। दूसरा है नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई।
तीसरा है सिंधु नदी में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। और चौथा है वांग होंग या यांग टी स्वेंग नदी घाटी में चीनी सभ्यता विकसित हुई। ये चार जो सभ्यताएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है दजला एवं फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। दूसरा है नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। तीसरा है सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। और चौथा है होंग हो या यांग टी शियांग नदी की घाटी में जो है चीनी सभ्यता बच्चों विकसित हुई थी। इराक, जिसे कि पूर्व में मेसोपोटामिया नाम से भी बच्चों जाना जाता था, में सर्वप्रथम प्रारंभिक शहरी समाजों का अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। वस्तुतः तीन प्रमुख सभ्यताओं सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता एवं अशीरियन सभ्यता को सम्मिलित रूप से जो है बच्चों मेसोपोटामिया की भी सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। ये भी ऑब्जेक्टिव में आते ही रहते हैं कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, तो हम क्या लिखेंगे? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का जो होता है बच्चों अर्थ होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बेबीलोनियन सभ्यता की प्रमुख विशेषता हम्मुराबी की विधि संहिता थी। बेबीलोनियन सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हम्मुराबी की जो विधि संहिता थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछते ही रहता है ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट नोट्स में भी ये आते ही रहते हैं। कैंडियन सम्राट नेबूकदनेस्सर ने अपनी पत्नी मीडिया शासक उपक्षेत्र की जो पुत्री थी के लिए बेबीलोनिया में झूलते बागों का निर्माण करवाया था। ये भी कहाँ झूलते बागों का बाग कहाँ हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बेबीलोनिया में है। झूलते बाग कहाँ हैं, तो ये क्या लिखेंगे हम इसमें? बेबीलोनिया में है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़िए। सुमेर वासियों ने लेखन कला में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आते ही रहते हैं। किलाक्षर लिपि का प्रयोग किसने किया था, तो हम क्या लिखेंगे? सुमेर वासियों ने किया था। किस लिए किया था? लेखन कला में किया था। तो सुमेर वासियों ने लेखन कला में किलाक्षर लिपि का भी प्रयोग किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभिक सभ्यताओं के उद्भव के पश्चात विश्व इतिहास में प्रथम बार एक महान एवं बृहद रोमन साम्राज्य का उदय हुआ था। रोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप तक था। इसलिए इसे 3 महाद्वीपों का साम्राज्य भी कहा जाता था। 3 महाद्वीपों का साम्राज्य किसे कहा जाता? तो हम लोग क्या लिखेंगे? रोमन साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीप का था। रोमन, यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये 3 से बना हुआ था, इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे? 3 महाद्वीपों का जो है साम्राज्य भी कहेंगे। यूनानी संस्कृति ने ज्ञान, कला, साहित्य एवं दर्शन आदि से यूरोपीय समाज की जो है बच्चों बौद्धिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। यूनानी संस्कृति से ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी और एक बौद्धिक पृष्ठभूमि जो है उस समय में उसका निर्माण हुआ था। यूरोपीय साम्राज्य की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय रोमन साम्राज्य को ही जाता है बच्चों। यूरोपीय साम्राज्य की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय किसे जाएगा? रोमन साम्राज्य को जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता ही रहता है, इसलिए आप इसे भी लिख लीजिएगा। मैं बच्चों आपको बस वो पढ़ाना चाहती हूँ जो आपके विषय से बहुत ही संबंधित हो, जिसके क्वेश्चन आते ही रहते हैं, मैं उसे आपको पढ़ा रही हूँ। इसलिए आप उसे नोट जरूर कीजिएगा और गौर से सुनिएगा मैं क्या कर रही हूँ। नहीं समझ में आए फिर आप मेरा वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। 27 ईस्वी पूर्व रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत हुआ था और रोमन समाज की स्थापना हुई। रोमन समाज का प्रथम शासक जो था ऑगस्टस बना। ऑगस्टस युग रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। रोमन समाज का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? ऑगस्टस युग को माना जाता है। रोमन साम्राज्य डायोक्लेटियन ने विस्तृत रोमन साम्राज्य के कुशल संचालन के लिए रोमन साम्राज्य को 2 भागों पूर्वी एवं पश्चिमी रोमन साम्राज्य में विभाजित किया था। इसी के काल में इजराइल में विश्व इतिहास के सर्वप्रमुख धर्म ईसाई धर्म की भी बच्चों स्थापना हुई थी। डायोक्लेटियन ने ईसाई धर्म का विरोध किया क्योंकि वह मूर्ति पूजा का भी वह विरोधी था। यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि ईसाई धर्म का विरोध किसने किया था और क्यों किया था। एक शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकता है कि ईसाई धर्म का विरोध किसने किया था और कब किया था, तो आप क्या लिखेंगे? डायोक्लेटियन ने किया था ईसाई धर्म का विरोध। और क्यों किया था? मूर्ति पूजा के विरोध में किया था। ईसाई धर्म का जितना दमन करने की कोशिश की गई थी उतनी ही तेजी से यह धर्म जो है बच्चों
फैलता गया। ठीक है, रोमन साम्राज्य जो है कॉन्स्टेंटाइन महोदय ने दूसरता का परिचय देते हुए 313 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर, आज्ञा पत्र द्वारा जो है ईसाई धर्म को जो क्या क्या था, राजधर्म घोषित कर दिया था। इसी प्रकार चौथी शताब्दी के आरंभ में विश्व इतिहास की एक महान घटना भी बच्चों घटी थी। ईसाई धर्म अब विश्व के इतिहास में महानतम साम्राज्य का राजधर्म बन गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईसाई धर्म जो है विश्व के एक महानतम साम्राज्य का क्या बन गया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, राजधर्म बन गया था। या विश्व के महानतम साम्राज्य का राजधर्म कौन सा धर्म बन गया था, तो हम क्या लिखेंगे, उसमें ईसाई धर्म लिखेंगे। ठीक है, रोमन साम्राज्य की ही तरह ईरानी सभ्य साम्राज्य भी 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप तक ही विस्तृत था। ईरान के हखामनी साम्राज्य का संस्थापक साइरस 550 से 529 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ईरान के हखामनी साम्राज्य का संस्थापक साइरस 550 से 529 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। इसके बाद डेरियस प्रथम 521 से 485 ईस्वी पूर्व ईरानी साम्राज्य का तो अधिकतर विस्तार हुआ था। ठीक है, तो पहला हो गया कि आपका ईरान के हलाकी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो क्या लिखेंगे, साइरस। कब था, 550 से 529 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद ईरानी साम्राज्य का जो है अधिकतर विस्तृत हुआ था उस समय। ठीक है, उसके बाद है डेरियस तृतीय 336 से 330 ईस्वी को अरवाला के युद्ध में परास्त कर सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को मेसिडोनियन साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय जो है विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई थी बच्चों। इस्लाम धर्म का जो उदय है विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बच्चों सिद्ध हुई। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब थे। ये रब की खाना बदोश जाति से भी संबंधित थे। इन्होंने 20 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना में प्रवेश किया। इस्लाम धर्म की एक आरंभिक महत्वपूर्ण घटना थी। ये इस्लाम धर्म की क्या थी, आरंभिक महत्वपूर्ण घटना थी। यह घटना हिज्र कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, हिज्र कहलाती है। ये आपको पूछता ही रहता है। सबसे पहला तो था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, इस्लाम धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, वो क्या कहलाती थी, तो वो क्या लिखेंगे, इस्लाम धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या कहलाती थी, हिज्र कहलाती थी। मोहम्मद साहब के बाद उसके ससुर अबू बकर 632 से 442 ईस्वी में इस्लामी साम्राज्य के प्रथम खलीफा बने थे। ये मोहम्मद साहब के बाद कौन बने थे इस्लामी साम्राज्य के प्रथम खलीफा, तो हम क्या लिखेंगे, अबू बकर। कब बने थे, 632 से 642 ईस्वी पूर्व। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस्लाम उमर 642 से 644 ईस्वी पूर्व दूसरे खलीफा बने। अबू बकर जो है पहले खलीफा बने थे। दूसरे खलीफा कौन बने थे, अबू बकर पहले खलीफा बने 632 से 642 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, दूसरे खलीफा कौन बने थे, उमर बने थे 642 से 644 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, उस्मान जो है 644 से 655 ईस्वी में सत्ता में आए थे, मतलब तीसरे बने थे उस्मान। पहला था अबू बकर, दूसरा था उमर और तीसरा कौन था, उस्मान। उस्मान कब आए थे, 644 से 652 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद कौन आए, अली आए 652 से 661 ईस्वी के पश्चात उमैया वंश जो है सत्ता में आया था। सत्ता में बच्चों आया। उन्होंने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था। इसके काल में अरबों के साम्राज्य का जो विस्तार काफी चलता रहा। इसके बाद अब्बासी वंश 749 से 818 ईस्वी सत्ता में आया था। उसके सबसे अब्बासी वंश जो है 749 से लेकर 818 ईस्वी तक भी सत्ता में आया था। इन्होंने बरगद को अपनी राजधानी, उसने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। यूरोप सहित विश्व इतिहास को अरबों ने बहुत कुछ दिया था। अरबों ने भारत के अंक प्रणाली सीखी। अरबों ने ही भारत से अंक प्रणाली सीखी और इस ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत से अंक प्रणाली किसने सीखी थी, तो आप क्या लिखेंगे, अरब लिखेंगे। और इसको कहाँ तक फैलाया था, इसने इस ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाया था। ठीक है, अरबों ने त्रिकोणमिति एवं बीजगणित का भी विकास किया था।
किसने बीजगणित एवं अंग त्रिकोणमिति का किया था विकास, तो लिखेंगे अरबों ने। बाद में अरबों का स्थान तुर्कों ने ले लिया। ये भी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। यूरोप में यदि उस समय ईसाई धर्म का प्रसार हो रहा था तो तुर्की इस्लामी धर्म के प्रचार हेतु कटिबद्ध थे। ईसाइयों की कर्मभूमि यरूशलेम पर तुर्कों के अधिकार का कर लिया गया था। अतः ईसाई लोग अपनी धर्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अक्षर हुए। ईसाई व मुसलमानों के बीच 1096 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक के बीच में 8 महायुद्ध लड़े गए थे, धर्म युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, इन धर्म युद्धों में भारी संख्या में लोग मारे भी गए, बहुतों को नुकसान भी हुआ, लेकिन ये युद्ध चला। 13वीं एवं 14वीं सदी में एक खानाबदोश जाति मंगोल ने विश्व इतिहास को एक नई दिशा दी थी। ये पूछता है कि किसने और किस ईस्वी में जो है विश्व इतिहास को एक नई दिशा दी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13वीं से एवं 14वीं शताब्दी में एक खानाबदोश जाति जो थी मंगोल जाति ने विश्व इतिहास को एक नई दिशा दी थी। चंगेज खान 1162 ईस्वी से 1227 ईस्वी के नेतृत्व में मंगोलियों के मंगोल जाति का जो उत्थान हुआ था। मंगोलियों ने तुर्क मुसलमानों के अजय होने के अभिमान को चूर चूर कर दिया था। मंगोल क्या थे, क्रूर स्वभाव के थे, मगर चंगेज खान जो है उसे ऐसी कड़ी शिक्षा दी थी कि वे धोखा देने के लिए झूठ कदापि जो है ना नहीं बोल सकते थे, चोरी वो नहीं कर सकते थे। चंगेज खान की आशा तुर्क मंगोल राजवंश के सिद्धांत का प्रमुख आधार बना। चंगेज खान के वंशज कुबलई खान 1260 से 1294 ईस्वी में मंगोल खान के वंशज कुबलई खान 1260 से 1294 ईस्वी ने मंगोल साम्राज्य की राजधानी कराकोलम को हम लोग क्या कहते हैं, मंगोलिया से हटाकर चीन के पिंगिंग नगर में स्थानांतरित किया था। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि चंगेज खान के जो वंशज थे कुबलई खान ने कब मंगोल साम्राज्य की राजधानी काराकोलम से हटाकर चीन के पिंगिंग नगर में स्थानांतरित किया था। तो क्या कब लिखेंगे, 1260 से 1294 ईस्वी में बच्चों हम लिखेंगे। ठीक है, इटली के वेनिंग नगर के यात्री मार्को पोलो ने 1254 ईस्वी से 1324 ईस्वी को कुबलई खान नगर के यात्री मार्को पोलो ने 1254 से 1324 को कुबलई खान ने यांग चाओ जैसे समृद्ध नगर का जो है राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, इटली के वेनिस नगर के यात्री मार्को पोलो जो 1254 ईस्वी से 1324 ईस्वी में थे को कुबलई खान ने यांग चाओ जैसे समृद्ध नगर का जो उसको क्या बना दिया था, राज्यपाल बना दिया था। मार्को पोलो की यात्राएं नामक पुस्तक से यूरोपवासियों को पूर्वी देशों की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति एवं संपदा के बारे में बच्चों ज्ञान प्राप्त हुआ है। चीन के बारूद एवं बंदूक ज्ञान को मंगोलों ने ही अपनाया था। मंगोलों द्वारा ही बारूद एवं मुद्रण कला यूरोप पहुंची, जिसे अपनाकर यूरोप जो है बच्चों आगे बढ़ा था। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात 5वीं से 9वीं सदी के बीच का काल यूरोपीय इतिहास में अंधकार का युग माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि यूरोपीय इतिहास में अंधकार का युग कब माना जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, रोमन साम्राज्य के पश्चात 5वीं से 9वीं सदी ईस्वी के बीच में यूरोपीय इतिहास के युग को अंधकार युग मान सकते हैं। 9वीं से 14वीं सदी के बीच का काल यूरोपीय इतिहास में मध्य युग माना जाता है। कतिपय इतिहासकारों ने मध्य युग को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांटा था, 9वीं से 11वीं सदी पूर्व मध्य युग तथा 11वीं से 12वीं सदी उत्तर मध्य युग। कौन सा युग था, 2 पार्ट था, 9वीं से 11वीं सदी पूर्व मध्य युग और दूसरा था 11वीं से 12वीं सदी उत्तर मध्य युग। ठीक है, 15वीं शताब्दी के मध्य में जो है यूरोप इतिहास में आधुनिक युग का माना जाता है। 15वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1453 ईस्वी से यूरोपीय इतिहास में आधुनिक युग का बच्चों आरंभ माना जाता है। आधुनिक यूरोपीय इतिहास का आरंभ 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल की पराजय और तुर्कों की विजय से हुआ। कुस्तुतुनिया या यूनानी विद्या, संस्कृति, कला एवं व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जब वह तुर्कों की अधीनता में आया तो यूनानी यहाँ से इटली पहुंचे, जो कि पूर्ण जागरण का बच्चों केंद्र था। इटली एवं यूनानियों के मेल यूरोपीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किए थे।
सामंतवाद एवं कैथोलिक चर्च की निरंकुशता से मध्य युग में यूरोपीय जनता जो बहुत तंग आ चुकी थी, कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करने के लिए जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग ने धर्म सुधार आंदोलन का बच्चों सूत्रपात किया। धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ एवं सामंतवाद के पतन के साथ ही बच्चों मध्य युग का अंत हो गया। इसी समय कई नवीन आविष्कार हुए, ठीक है, नवीन भौगोलिक अनुसंधान हुए एवं नवीन विचारों तथा संस्थाओं का आविर्भाव हुआ। बारूद, कुतुबनुमा, एस्ट्रोलैब एवं छपाई आदि महत्वपूर्ण आविष्कारों ने मध्य युग को विदाई दी एवं आधुनिक युग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई थी। आधुनिक युग के आरंभ के साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एवं अन्य यूरोपीय राज्यों में राजतंत्रों की जो है स्थापना हुई। इसी समय बच्चों चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य एवं साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति बच्चों संपन्न। आधुनिक युग की सर्व महत्वपूर्ण उपलब्धि यूनानी द्वारा समुद्री मार्गों का अन्वेषण था। कुतुबनुमा एवं एस्ट्रोलैब के आविष्कार ने समुद्री यात्रा को जो है सुगम बना दिया था। कुतुबनुमा एवं एस्ट्रोलैब का आविष्कार जो कब हुआ था? आधुनिक युग में ही हुआ था। मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत ने यूरोपीय लोगों की दिलचस्पी पूर्वी देशों में बढ़ा दी थी। तुर्की द्वारा कुस्तुनिया पर विजय ने यूरोप या पश्चिमी देशों के बीच में के स्थल व्यापारिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इस कारण भी यूरोपीय को पूर्वी देशों की ओर ले जाने वाले वैकल्पिक समुद्री मार्गों की खोज की आवश्यकता उसे महसूस होने लगी थी। समुद्री मार्गों की खोज ने यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक भूख को बच्चों जागृत किया। अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका देशों में यूरोपियों ने उपनिवेशवाद स्थापित किए और स्थानीय जनता का भी उन्होंने क्या किया था बच्चों? शोषण किया था। मध्य अमेरिका की माया, एज़टेक एवं आर्यवंशक सभ्यता का दक्षिण पश्चिम अमेरिका की इंका सभ्यता भी स्पेन द्वारा शोषण एवं विनाश किया गया था। यहाँ की सोने व चांदी की खानों में अत्यधिक मुनाफा कमाया गया। वहाँ की स्थानीय आबादी में अधिकांश की निःशंस हत्या कर दी गई। कुछ आबादी को विस्थापन का शिकार होना पड़ा तथा शेष आबादी को भी दास बना दिया गया। यूरोपियों ने अमेरिका में बागान में दासों को लाया, अफ्रीका में दासों को लाया। इससे दास व्यापार जो है तेजी से बढ़ा। अमेरिका से स्वर्ण प्राप्त करने हेतु यूरोपीय देशों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुई। समस्त रूप में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि और अधिक कीर्ति का नाला जो है बच्चों उजागर होने लगा था। औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों में समाजवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। परोक्ष रूप से उद्योगवाद का शिशु साम्राज्यवाद था। समाजवादी विचारधारा का भी बच्चों उस समय उदय हुआ था। बच्चों तो मैं आपको विश्व इतिहास का जो है परिचय दी हूँ, ठीक है। आपको ये कैसा लगा? आपको मेरी पढ़ाई कैसी अच्छी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी होगी। और मैंने जो भी शॉर्ट नोट्स के लिए बिंदु आपको नोट करवाए हैं आपने उसे ज़रूर नोट किया होगा। मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से क्या होता है ना कि हम जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ क्या होते हैं सेल्फ स्टडी करने से भी क्लियर होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करें। मैं अगले रोज़ शनिवार को फिर आपके सामने अपनी इस चैप्टर का जो अधूरा रह गया है इसको लेकर मैं उपस्थित होंगी। धन्यवाद।